हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएडीएन एक्सप्लेन्स पे। हम लोग क्लास 11 का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और उसमें पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 5 था। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 6 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जो कि रदरफोर्ड का लिमिटेशंस था। रदरफोर्ड ने बोला था, वैसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया था, न्यूक्लियस के बारे में टोटल उसका एक्सप्लेनेशन, टोटल उसका जो कंक्लूजन था, किसको सपोर्ट कर रहा था, न्यूक्लियस को सपोर्ट कर रहा था, और वहीं पर न्यूक्लियस का खोज भी हुआ था। इससे पहले न्यूक्लियस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उसके बाद उनका एटॉमिक थ्योरी फेल किया, क्योंकि वो लास्ट जो उनका पोस्टुलेट्स था, लास्ट पॉइंट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो सिर्फ उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। क्योंकि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सिलरेट करेगा सर्कुलर पाथ में, ठीक है, एक्सिलरेट करेगा, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी का लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो कुछ देर के बाद वो स्पाइरल पाथ में जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम का विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। हम आप सब कुछ दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है और सबका सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, ठीक है। तो सब कुछ एटम से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता तो हम लोग कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ना हम एग्जिस्ट करते, ना आप एग्जिस्ट करते, कोई एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी चीज़ को बोर ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में तो रिवॉल्व करता है, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिवॉल्व करता है, ठीक है। उसका कुछ फिक्स्ड, उसका कुछ लिमिटेशंस है। सिर्फ उसी पाथ में वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और वो एनर्जी का लॉस करता है, ना गेन करता है, ठीक है। उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बोर का पोस्टुलेट्स। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बोर ने रेडियस भी निकाला था, वेलोसिटी भी कैलकुलेट करा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, सब कुछ इन्होंने कैलकुलेट करा था, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका पोस्टुलेट्स क्या था। तो पहला था जो कि रदरफोर्ड ने बोला था, वो सही था, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in fixed circular path, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में। यही चीज़ उन्होंने नहीं बता पाया था कि फिक्स सर्कुलर पाथ, ऐसा नहीं है कहीं भी रिवॉल्व करता है, फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है विथ फिक्स एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, विथ फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता है, कॉल्ड, और उसी फिक्स सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट फिक्स्ड सर्कुलर पाथ इज नेम्ड एज, उस फिक्स सर्कुलर पाथ को इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या सेल, आप कुछ भी बोल सकते हैं इस तीनों में से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। इसमें इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा नहीं है कहीं भी मूव करेगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहीं भी मूव करता है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है कहीं भी मूव करता है, कभी यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव करता है, फिर यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ चला जाता है, कैसे भी क्रॉस कर देता है। ऐसा नहीं है, ये अपना फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ये अपना फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, एनर्जी लेवल या सेल बोलते हैं, ठीक है। ये इसी पाथ पे मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इस पाथ पे भी मूव करने लगेगा, ठीक है, ये इसमें मूव करने लगेगा, ठीक है।
ये फिक्स अपने पाथ पे क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। जैसे आप लोग एग्जांपल में समझ सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ या कोई भी प्लानेट है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये हमारा क्या है, सन को अगर आप लोग न्यूक्लियस मान लेंगे, ये हमारा सन है, सन के अराउंड जो है सभी प्लानेट क्या होता है, रिवॉल्व करता है। सन के अराउंड क्या होता है, सभी प्लानेट रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्लानेट कहीं रिवॉल्व करने लगता है, जुपिटर ये फर्स्ट में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि जुपिटर फर्स्ट में रिवॉल्व करने लगेगा, अर्थ यहाँ पर रिवॉल्व करने लगेगा, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना फिक्स्ड क्या है, ऑर्बिट है, सबका अपना अपना फिक्स्ड ऑर्बिट है, वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही मूव करता है, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट। जैसे यहाँ मार्स मूव करेगा, यहाँ वेनस, यहाँ अर्थ, ऐसे करके मूव करेगा, मतलब अपना फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा। जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसी में, ऐसा नहीं है कि इसकी ऑर्बिट क्रॉस कर देगा, इसका ऑर्बिट क्रॉस कर देगा, कहीं मूव करने लगेगा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहीं भी मूव नहीं करता है न्यूक्लियस के अराउंड, सिर्फ रदरफोर्ड ने बताया था वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। तो ये बात बोर ने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में पाथ पे रिवॉल्व करता है, फिक्स सर्कुलर पाथ विथ फिक्स एनर्जी, और उसका एनर्जी भी क्या होता है, फिक्स होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब एक सर्कुलर फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो इसका एनर्जी भी क्या होगा, फिक्स होगा। इस सेल का भी एनर्जी क्या होगा, फिक्स होगा। हम लोग निकालेंगे इस सेल का भी एनर्जी, ठीक है। जिनका इन्होंने नाम दिया सेल, जिनका इन्होंने नाम दिया KLMN, इन्होंने नाम दिया उस सेल का, उन्होंने नामकरण भी किया KLMN। जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल होगा, ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस का जो पास वाला सेल है, ये पास वाला सेल है, इसको क्या बोलेंगे, K सेल। इसके बगल वाला सेल, इसका L सेल, उसके और थोड़ा आगे जाएंगे तो M सेल, इसी तरह क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने नाम भी दे दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड एनर्जी के साथ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, जिसको हम लोग सेल एनर्जी लेवल या ऑर्बिट बोलते हैं। और इसका उन्होंने नामकरण भी कर दिया K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, और आगे डट जितना तक जाएगा, ठीक है। तो ये था उनका पहला पोस्टुलेट्स। दूसरा आप पढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन ऑन दोज सेल या ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज सेल फॉर विच angular momentum is NH/2π, ठीक है। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी सेल में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH/2π, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर का, एन का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 डट, ठीक है, होल नंबर होगा इसका वैल्यू, वैसे जीरो नहीं होगा। तो NH क्या होगा 2π, जिसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा NH/2π, H/2π। तो इलेक्ट्रॉन उसी सेल में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा H/2π या NH/2π। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल नंबर, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल का नंबर, ठीक है। फर्स्ट सेल के लिए एन रखेंगे 1, सेकेंड सेल के लिए एन रखेंगे 2, थर्ड सेल के लिए एन क्या रखेंगे 3, जैसे KLMN, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि कहीं भी मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, वो फिक्स पाथ में मूव करता है, फिक्स एनर्जी के साथ, जिसको हम लोग ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल बोलते हैं। उसका नामकरण उन्होंने किया KLMN। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसी ऑर्बिट में जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा NH/2π, ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद तीसरा पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। वैसे एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, L से। तो L बराबर क्या हो जाएगा NH/2π। ये L किसका है, सेल का, ये L किसका है, सेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल, सेल का ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए
अच्छा बताइए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का वैसे फार्मूला क्या होगा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, सपोज ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कितना है, आर है, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का मास m है। इसका एंगुलर मोमेंटम L बराबर कितना हो जाएगा? जरूर नहीं है चार्ज पार्टिकल, कोई भी m मास रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p होता है, r क्रॉस p होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग फिजिक्स में पढ़े हुएगा वेक्टर चैप्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, r क्रॉस, अब p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m भी क्या लिख सकते हैं, p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। और ये क्या है, L बराबर r, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा, r डायरेक्ट लिख देते हैं, आर एम भी साइन थीटा, और साइन थीटा की जब क्या है 90 डिग्री। देखिए तो वेलोसिटी, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, रेडियस और वेलोसिटी, देखिए ये रेडियस और वेलोसिटी, इसके बीच का एंगल कितना है, ये रेडियस ये वेलोसिटी, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितना आता है 1, तो एल कितना आ जाएगा, एम वी आर। ठीक है, ये सिंपली आपको याद रखना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी। अगर कोई भी पार्टिकल जिसका मास m हो, रेडियस r और वेलोसिटी v से अगर कोई भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा mvr। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr। और सेल का एंगुलर मोमेंटम, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन उस सेल में मूव करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, nh/2π। इसका एंगुलर, और कोई पार्टिकल जिसका मास m हो, वेलोसिटी v, रेडियस r, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p। और p मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, mvr साइन 90, क्योंकि v और r के बीच में m तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहने का मतलब m स्केलर क्वांटिटी है, तो r और v के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू होता है 1, तो l हो जाएगा कितना, mvr। ये दोनों याद रखिएगा, हम लोग इक्वेट करेंगे बाद में रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, रब कर दो इसको। चलिए, तो इनका तीसरा पोस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन डू नॉट lose or gain energy while revolving in, electron do not lose or gain energy while revolving in फिक्स्ड ऑर्बिट या सेल लिख सकते हैं, या फिक्स्ड नहीं भी लिख के ऑर्बिट तो फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एनर्जी का लॉस करेगा ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी का गेन करेगा जब तक कोई पार्टिकुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। फिक्स्ड ऑर्बिट या रिवॉल्व इन एनी पार्टिकुलर ऑर्बिट भी आप लिख सकते हैं, रिवॉल्व इन एनी पार्टिकुलर ऑर्बिट, किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ना एनर्जी का लॉस करेगा ना गेन करेगा। यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है मैक्सवेल का, उन्होंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो मतलब रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, एक सिलेक्टेड चार्ज पार्टिकल है, तो वो एनर्जी का क्या करेगा, कंटिन्यूसली इमिट करेगा। लेकिन बोर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी भी पार्टिकुलर सेल में, अगर किसी भी, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सपोज ये के सेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो ना एनर्जी का लॉस करेगा ना एनर्जी का गेन करेगा, ना एनर्जी का लॉस करेगा ना एनर्जी का गेन करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एल सेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो ना एनर्जी का लॉस करेगा ना एनर्जी का गेन करेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी पार्टिकुलर सेल में रिवॉल्व करता रहता है तो ना एनर्जी का लॉस करता है ना एनर्जी का गेन करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। और उन्होंने बताया था एनर्जी का लॉस गेन तभी होता है, इसका आपको हम कैलकुलेशन करके ही बताएंगे कि एनर्जी का लॉस गेन तभी होता है जब
इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेगा। एनर्जी का लॉस गेन तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल में जंप करेगा, या ऊपर से नीचे आएगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, या लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी। जैसे ये सपोज न्यूक्लियस है, ये है फर्स्ट सेल आपका, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये है सेकेंड सेल, ये है के सेल, ये है एल सेल। जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल होता है उसका लोअर एनर्जी होता है, जो न्यूक्लियस के, और जितना आगे हम लोग जाते जाएंगे उसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब के सेल से एल सेल में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, ट्रांजिशन करेगा, के सेल से एल सेल में ट्रांजिशन करेगा, तो एनर्जी का इसको गेन करना पड़ेगा। न्यूक्लियस के पास वाले सेल के पास मिनिमम एनर्जी होता है, न्यूक्लियस के पास वाले सेल के पास मिनिमम एनर्जी होता है। ये आपको हम कैलकुलेशन करके बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। न्यूक्लियस का जो पास वाला सेल होता है उसके पास मिनिमम एनर्जी होता है। क्या होता है, मिनिमम एनर्जी। न्यूक्लियस के पास वाले सेल के पास मिनिमम एनर्जी होता है, और जितना हम लोग जाते जाएंगे आगे उतना ही एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एनर्जी ये क्या होता है, माइनस में एनर्जी होता है, बहुत ही कम एनर्जी होता है। और इन्फिनिटी पर अगर मानेंगे, मतलब सेल का संख्या तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना सेल बढ़ता जाएगा, तो सेल का संख्या बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इन्फिनिटी पर हम लोग एनर्जी मानते हैं जीरो। इन्फिनिटी पर कितना होता है, जीरो होता है। आपको हम कैलकुलेशन से बताएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में, अगर किसी की पार्टिकुलर सेल में, किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ना एनर्जी का लॉस करेगा ना एनर्जी का गेन करेगा। लेकिन एनर्जी का लॉस गेन पॉसिबल है जब वो एक सेल से दूसरे सेल में जंप करेगा। अगर के सेल से एल सेल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का गेन करेगा, और अगर एल सेल से के सेल में जंप करेगा तो एनर्जी का लॉस करेगा, क्योंकि के सेल का एनर्जी मिनिमम होता है और एल सेल का एनर्जी के सेल से ज़्यादा होता है। के सेल का एनर्जी कम होता है इन कंपेयर टू एल सेल, ठीक है। एल सेल के बाद एम सेल, तो एम सेल के कंपेयर में एल सेल का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। इसी तरह जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल होता है उसके पास मिनिमम एनर्जी, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ऐसे ऐसे करके एनर्जी बढ़ता जाता है, जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करता है ना एनर्जी का लॉस करता है ना एनर्जी का गेन करता है। हाँ, एनर्जी का लॉस गेन पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का गेन करेगा, और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी का लॉस करेगा, ठीक है। उन्होंने ये बताया। उसके बाद एक और पोस्टुलेट्स है, while revolving electrostatics force between electron and nucleus act as a centripetal force। आपको पता होगा कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो किस फोर्स के मदद से रिवॉल्व करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के मदद से। जैसे कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सपोज ये m मास का कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से रिवॉल्व करेगा। किसके फोर्स से, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ हमेशा लगता रहता है, उसके कारण वो क्या होता है, रिवॉल्व कर पाता है। उसके कारण क्या होता है, रिवॉल्व कर पाता है। तो यहाँ पर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर ये सपोज ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बीच का कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स क्या होता है, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स, मैंने आपको 2-3 बार बताया है ये चीज़ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आपको फिजिक्स में क्लास 12 में पहला ही चैप्टर क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम उस फोर्स का नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा और यही काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। आपको मैं सर्कुलर मोशन चैप्टर में बताऊंगा, वैसे आप फिजिक्स में पढ़िएगा सर्कुलर मोशन चैप्टर में, कि
जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वही कोई फोर्स नहीं होता है, कोई दूसरा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ काम करे। तो यहाँ पर सेंटर की तरफ कौन काम कर रहा है, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही जो है सेंट्रल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है बताइए तो, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यही होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये अपना क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, कोई भी अगर पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मान लेते हैं, ये सर्कल है, सर्कल में m मास का r रेडियस में कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, किससे, v वेलोसिटी से। तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, mv²/r। ये क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स। तो ये दो चार्ज के बीच का फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में रेडियस r में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो Fc हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv²/r, ठीक है। तो उन्होंने बोला, पहला पॉइंट बोला यहाँ पे, तीसरा पॉइंट जो है कि इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी का लॉस करेगा ना गेन करेगा और पार्टिकुलर सेल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो और किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये दो इक्वेशन यूज करके बहुत सारा क्या किया है, मतलब बहुत सारा चीज़ निकाला इन्होंने, रेडियस भी निकाला। उसके बाद मतलब किस फिक्स सेल में किसी भी सेल का आप रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे K सेल, L सेल, M सेल मैंने बताया आपको, तो किसी भी सेल का आप रेडियस निकाल सकते हैं। उसके बाद एनर्जी निकाला उन्होंने सभी सेल का। उसके बाद उन्होंने वेलोसिटी निकाला। उसके बाद किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तीनों एनर्जी इन्होंने कैलकुलेट किया था। आपको बताते हैं कैसे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना एनर्जी का लॉस करता है ना एनर्जी का गेन करता है, किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। तो ठीक है, एनर्जी का लॉस गेन पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में जंप करेगा तब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन पॉसिबल है, मतलब एनर्जी का लॉस और गेन पॉसिबल है। कैलकुलेशन ऑफ, चलिए रेडियस कैलकुलेट करते हैं। रेडियस या बोर रेडियस आप लोग बोल सकते हैं। चलिए, तो हमको पता है एल सेल का कितना था, एल सेल का कितना था, NH/2π। यही तो उन्होंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी सेल में मूव करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH/2π, ठीक है। और हम लोगों ने एल निकाला भी था किसी के लिए, क्या होता है MVR, ये क्या होता है MVR, जैसे मैंने आपको बताया था R क्रॉस P होता था, साइन थीटा आया, उसके बाद क्या आ गया MVR आ गया। और V और R के बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री, इसीलिए साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1। तो L का कितना आया था MVR। तो ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, कि नहीं इक्वेट। तो L सेल बराबर क्या हो जाएगा NH/2π। तो L सेल बराबर कितना है NH/2π। और सिंपल हम L बराबर क्या लिख सकते हैं, L बराबर यहाँ पर ये लिख दीजिए। जैसे ये सपोज ये इक्वेशन है, इसको यहाँ पर अगर L सेल बना देंगे, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो अगर उसके पास मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है, तो उसका ये एंगुलर मोमेंटम होगा। और इसी की जगह पर इसको हम अगर L सेल बना देंगे, क्या बना देंगे L सेल बना देंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है NH/2π बराबर कितना हो जाएगा MVR। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट।
हमारा इक्वेशन क्या हो गया? अरे दोनों एंगुलर मोमेंटम है, दोनों क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, तो दोनों का फार्मूला इक्वल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर सकता है, काम करता है। तो Fe बराबर FC, Fe बराबर FC, ये कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बराबर F सेंटीमीटर कितना था? mv स्क्वायर बाय R, ठीक है। यहाँ पर Q1 Q2 को आप चेंज करके लिख सकते हैं। Q1 Q2 क्या है? देखिए तो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका Q1 Q2 क्या हो जाएगा? मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? मान लेते हैं E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? E, और न्यूक्लियस का चार्ज कहने का मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा इंटू E, Z इंटू E, उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ZE स्क्वायर। ऊपर में इसको मिटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? ZE स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ZE स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करके क्या करते हैं? इससे डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करते हैं पहले, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। ये इक्वेशन इसको थर्ड देते हैं, ठीक है। और इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, थर्ड और सेकेंड को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन थर्ड की कितना है? इक्वेशन थर्ड है हमारा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इस साइड कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, बराबर इस साइड क्या लिख सकते हैं? तो ये क्या है? m स्क्वायर v स्क्वायर R स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन यहाँ पर mv स्क्वायर अपॉन R। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देखिए v स्क्वायर से v स्क्वायर जाएगा, ठीक है। एक m से एक m जाएगा, और ये r जो है सबसे ऊपर जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया ऊपर में r क्यूब, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा। ये r स्क्वायर यहाँ पे, एक r यहाँ पे, और एक m ऊपर में बच जाएगा, एक m भी ऊपर में बच गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल होगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी सबसे ऊपर जाएगा। तो ये 4 पाई से 4 कटा और 1 पाई कट गया। उसके बाद ये R स्क्वायर भी सबसे ऊपर जाएगा। चलिए लिखते हैं क्या क्या बच रहा है यहाँ पे। यहाँ पर बच गया ऊपर में n स्क्वायर, यहाँ पर बच गया ऊपर में n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। उसके बाद नीचे में क्या बच रहा है? पाई, नीचे में पाई बच रहा है, और ZE स्क्वायर, और ऊपर में क्या बच रहा है? R स्क्वायर। ये नीचे वाला जो है टर्म सबसे ऊपर जाएगा, और ये अब से एप्सिलॉन नॉट भी बच गया, ये एप्सिलॉन नॉट भी बच गया। बराबर क्या हो गया? ये बराबर हो गया mr³, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी कुछ कैंसिल होगा। देखिए यहाँ से कैंसिल हो रहा है, R स्क्वायर और r³ में क्या बचेगा? एक r यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये m को नीचे लेके जाते हैं तो हो जाएगा m पाई ZE स्क्वायर, m पाई ZE स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया? r। देखिए r का एक्सप्रेशन आ गया। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? r का एक्सप्रेशन
आ गया। आर का एक्सप्रेशन क्या आया, एन स्क्वायर एच। आपको डेरिवेशन करके इसलिए बताए हैं क्योंकि कभी कभार एडवांस में या बढ़िया अगर क्वेश्चन आएगा तो ये डेरिवेशन से बनेगा, ठीक है। नहीं तो वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला आपको बता सकते हैं 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला हमको नहीं आता, थोड़ा डेरिवेशन आपको फाइनली फार्मूला ही याद रखना है, लेकिन थोड़ा एक बार डेरिवेशन से भी गो थ्रू हो जाइए तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपन मतलब एम पाई जेड ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए तो क्या क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एच क्या है, प्लॉन्क्स कांस्टेंट होता है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, नीचे में एम भी कांस्टेंट है, उसके बाद पाई भी कांस्टेंट है आपका, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। ये सब क्या है, ये सारा कांस्टेंट है। और बच क्या क्या वेरिएबल, एन वेरिएबल है, एन स्क्वायर अपॉन जेड वेरिएबल है। जेड मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो जिसका हम लोग रेडियस निकालेंगे, हो सकता है बेरिलियम का रेडियस निकाले, किसी मतलब दूसरे एलिमेंट के लिए भी तो अप्लाई हो सकता है, तो जेड का वैल्यू चेंज हो सकता है। जेड का वैल्यू चेंज होने का मतलब एलिमेंट ही चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2। और एन क्या है, सेल का नंबर है। तो जिस सेल के लिए हमको रेडियस निकालना होगा, के सेल के लिए तो 1 पुट करेंगे, एल सेल के लिए तो 2 पुट करेंगे, एम सेल के लिए तो 3 पुट करेंगे। तो एन भी क्या है, वेरिएबल है। डिफरेंट सेल के लिए हम रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, फर्स्ट सेल, तो ये के सेल के लिए अलग रेडियस होगा, एल सेल के लिए अलग रेडियस होगा, ठीक है। तो आर डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। तो एन क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, एन क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ये आर, बराबर आर। तो सारा कांस्टेंट का अगर आप वैल्यू पुट कीजिएगा, ये सारा कांस्टेंट का वैल्यू पुट करने पर आता है 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड। और ये वैल्यू किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये वैल्यू किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। आपको फाइनली यही रिजल्ट याद रखना है, आपको फाइनली ये रिजल्ट याद रखना है। और एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, ठीक है। तो रेडियस आप निकाल सकते हैं, रेडी आर बराबर 0.53 एन स्क्वायर अपन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये सारा कांस्टेंट का वैल्यू अगर आप पुट कीजिएगा, एम का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई का वैल्यू पुट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कीजिएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, एच का वैल्यू पुट कीजिएगा 6.626 होता है, × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, प्लस कांस्टेंट का वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको इतना निकल के आएगा, आर बराबर 0.53 एन स्क्वायर अपन जेड एंगस्ट्रॉम। ये सारा नोट कीजिए डेरिवेशन, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, इसका सेल का एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला आपका MVR, उस दोनों को इक्वेट करके, इसको स्क्वायर करके, और इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद सब कुछ कट कुट के इतना वैल्यू आया। ये सारा कांस्टेंट का वैल्यू पुट करने पर 0.53 एन स्क्वायर अपन जेड एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन है, नहीं तो फाइंड द रेडियस ऑफ सेकेंड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड सेल, हाइड्रोजन एटम के सेकेंड सेल का रेडियस निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, सेकेंड सेल मतलब एन का वैल्यू कितना दिया है, 2, ठीक है। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है। आपको क्वांटम नंबर में डिटेल में बताएंगे इसी चैप्टर में कि एन किसको रिप्रेजेंट करता है। एन रिप्रेजेंट करता है सेल की संख्या को। के सेल के लिए एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे, एल सेल के लिए एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे, एम सेल के लिए एन का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो सेकेंड सेल बोला है तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 2, एन का वैल्यू कितना हो गया, 2, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन एटम के लिए किसके लिए बोला है, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के लिए जेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। और हमको फार्मूला पता है, रेडियस बराबर क्या होता है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर जेड। अरे इससे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, मेंस में तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, मेंस में, नीट में डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपको, ठीक है। और आपको ये फार्मूला याद है, फाइनली फार्मूला आपको याद रखना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा वैल्यू,
तो 0.53 इंटू एन का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर अपॉन जेड का वैल्यू कितना है 1, जेड कितना है 1 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आर बराबर 0.53 या इंटू 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20 21, 2.12 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। मैंने क्या किया, क्वेश्चन बोला था हाइड्रोजन एटम के सेकेंड सेल का रेडियस निकालने के लिए। हाइड्रोजन एटम का, ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें तो न्यूट्रॉन 0 न्यूट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, और ये बोला है ये फर्स्ट सेल है और ये क्या है सेकेंड सेल है, ये के सेल है, ये एल सेल, तो इसका रेडियस बोला था निकालने के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, सेकेंड सेल में तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है ऐसे, तो सेल कितना भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट सेल में है ना, लेकिन सेल तो कितना भी हो सकता है। तो जेड का वैल्यू कितना 1, एन का वैल्यू कितना 2, क्योंकि सेकंड सेल के लिए बोला था, पुट कर दिया वैल्यू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन का वैल्यू कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करके 2.12 एंगस्ट्रॉम आ गया। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग एक और सवाल करते हैं। Calculate the radius of second cell Be4 प्लस। बेरिलियम 4 प्लस के लिए, Be4 प्लस का मतलब क्या है, Be4 प्लस, बेरिलियम 4 प्लस के लिए हमको निकालना है रेडियस, निकालना है सेकेंड सेल का। ठीक है, Be4 प्लस के लिए हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है सेकेंड सेल Be4 प्लस के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है तो Be3 प्लस भी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, Be3 प्लस लिख दीजिए। ठीक है, सबसे पहले बताइए n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है 2, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, n बराबर कितना हो गया 4 हो गया, जेड बराबर कितना हो गया 4 हो गया, जेड मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, जेड बराबर कितना हो गया 4 और n बराबर कितना हो गया 2, पुट कीजिए डायरेक्ट फार्मूला, r बराबर कितना होता है 0.53 इंटू 10 टू द पावर 0.53 एन स्क्वायर जेड, ये एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, आंसर आएगा तो r बराबर कितना होगा 0.53 इंटू एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और जेड कितना है, जेड है 4, जेड कितना है 4, तो ये हो जाएगा r बराबर 0.53 इंटू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, नीचे में भी 4, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा सिर्फ 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो गया आंसर। हमको इस बार क्या बोला था, बेरिलियम के लिए, बेरिलियम के लिए क्या निकालना था, रेडियस निकालना था Be3 प्लस के लिए, तो n बराबर 2 हो गया, जेड बराबर 4 हो गया, फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड, एन का वैल्यू कितना दिया होता है 2, जेड का वैल्यू कितना होता है 4, बेरिलियम के लिए क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेडियस किसी भी सेल का निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं लिमिटेशंस में भी बताऊंगा इसका कि ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए वैलिड होता है, इसीलिए यहाँ पर बेरिलियम 3 प्लस लिखे हैं। यहाँ पे बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो गया, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो मैं आपको लिमिटेशंस में बताऊंगा कि बोर ने जो है सारा कैलकुलेशन किसके लिए किया, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए किया था, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं रेडियस निकालने के बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पर हम लोगों ने रेडियस क्या निकाला था, रेडियस हम लोगों ने रेडियस निकाला था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई z e स्क्वायर, ये निकाला था हम लोगों ने। r का वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई z e स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई z e स्क्वायर या पाई m z e स्क्वायर, ठीक है। ये r का वैल्यू था और यहाँ पर सारा कांस्टेंट का वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया था हमारे पास रिजल्ट 0.53 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम में आंसर, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं रेडियस वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, हम लोग वेलोसिटी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मोमेंटम वाला रिलेशन था क्या था, NH/2 बराबर mv/r। यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए, r का वैल्यू पुट कर दीजिए। किसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर वाला जो r वाला एक्सप्रेशन आया था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर या m पाई z e स्क्वायर, इसको हम आप लोग क्या कर दीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए, आपका आंसर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो NH/2 बराबर mv और r का एक्सप्रेशन कितना है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई z e स्क्वायर, ठीक है। पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कट रहा है। यहाँ से देखिए m से m जाएगा, एक n से एक n, यहाँ पे एक h से एक h यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये पाई से पाई गया, देखिए क्या क्या बचा, तो v बराबर, इस v को इस साइड लाते हैं, इस साइड तो बचा सिर्फ 2, ठीक है। नहीं तो इसी साइड रहने देते हैं, इस सारा को इस साइड लेके आइए, हो जाएगा z e स्क्वायर, ये नीचे से ऊपर आएगा z e स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे एप्सिलॉन नॉट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये 2 भी नीचे आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एक n कैंसिल हुआ था तो एक n क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा z e स्क्वायर, ये 2 नीचे, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर से नीचे आया, एक h ही बचेगा, एक h ही बचेगा जो कि नीचे रहेगा, ठीक है। और सब कुछ कैंसिल हो गया, बराबर v, बराबर v। इसमें भी देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, सब सारा कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n h। यहाँ पर सारा कांस्टेंट का वैल्यू, अगर कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, z कांस्टेंट नहीं है, e स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। e स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और h कांस्टेंट है, और h क्या है, कांस्टेंट है। ये सारा कांस्टेंट को एक ब्रैकेट में देके वेरिएबल क्या क्या बच गया, z और n, क्या बच गया, z अपॉन n, ये क्या है, z अपॉन n वेरिएबल है, z मतलब एटॉमिक नंबर, n मतलब क्या होता है, सेल का नंबर, सेल का संख्या। तो वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ से आ गया, अगर सारा वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 z/n मीटर पर सेकेंड, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से आप लोग वेलोसिटी, ये तो डेरिवेशन था, डेरिवेशन में कुछ नहीं था, NH/2 बराबर mvr, ये रिलेशन, ये क्या है, सेल का एंगुलर मोमेंटम, और ये एंगुलर मोमेंटम होता है कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, दोनों को इक्वेट, दोनों को, ये इक्वेशन से हम लोग क्या किए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें हम लोग रेडियस का वैल्यू पुट किए, रेडियस का वैल्यू कितना आया था, पिछले, इससे पिछले में हम लोग डेरिवेशन किए थे रेडियस का, r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद बहुत चीज़ यहाँ से कैंसिल हो गया, उसके बाद v का वैल्यू एक्सप्रेशन ये आया, और यहाँ पर कांस्टेंट को एक ब्रैकेट में लेके और सारा कांस्टेंट का अगर वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नोट कीजिए इसको, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। कैलकुलेट द वेलोसिटी फॉर, कैलकुलेट द वेलोसिटी फॉर सेकेंड सेल ऑफ
हाइड्रोजन एटम। हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 2 है और हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग फार्मूला लगा के डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम लोग एनर्जी के कैलकुलेशन पे चलेंगे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। सिर्फ एनर्जी का मैं एक कैलकुलेशन करके बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप लोग खुद से कर लीजिएगा। वैसे आपको ये जितना भी हम अभी पढ़ा रहे हैं सारा का आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, आपको मेरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा, सारा का डेरिवेशन के साथ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैनेटिक एनर्जी का पहले करते हैं कैलकुलेशन, किसका, कैनेटिक एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन अभी। कैलकुलेशन ऑफ कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली कैनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। और अभी बताइए हमारा v का एक्सप्रेशन क्या आया था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारा आया था n वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारा आया था अभी ई स्क्वायर जेड अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। ई स्क्वायर जेड अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट, 2nh एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आया था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन आया था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, v = ई स्क्वायर जेड 2nh एप्सिलॉन नॉट, यही एक्सप्रेशन आया था। उसके बाद हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू पुट किए थे और जेड वैन आ गया था। ठीक है, देखिए तो कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर v का वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कैनेटिक एनर्जी हाफ, यहाँ पर m और v का वैल्यू पुट कीजिए ई स्क्वायर जेड 2nh एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका कैनेटिक एनर्जी हो गया। देखिए इसको सारा को स्क्वायर करेंगे तो ई को स्क्वायर करेंगे तो ई का पावर 4, जेड स्क्वायर 2 हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 m, यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फिर कैनेटिक एनर्जी हो जाएगा। देखिए 1/4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा m ई का पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। सारा कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हमको कैनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से कैनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया आपका। सारा कांस्टेंट को आप लोग सेपरेट कीजिए, 1/8 कांस्टेंट है, ठीक है, m कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ई स्क्वायर ई का पावर 4 है इस बार, तो ई का पावर 4 क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद जेड कांस्टेंट नहीं है, 4n स्क्वायर भी कांस्टेंट नहीं है, h स्क्वायर कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट है। ये सारा क्या है, कांस्टेंट हमारा, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। बच क्या गया, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, क्या बच गया, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये सारा कांस्टेंट का वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ये सारा कांस्टेंट का वैल्यू अगर आप पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक्सप्रेशन -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और ये एनर्जी जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और ये एनर्जी जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। एनर्जी जो आएगा आपका वो
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, कुछ नहीं किए हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, बी का एक्सप्रेशन जो पिछले बार निकाले थे E²Z/2NH∈0, उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं। और पुट करने के बाद हमको क्या आ गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। कांस्टेंट टर्म को एक ब्रैकेट में रख दिया और जो वेरिएबल है उसको बाहर करके कांस्टेंट का अगर आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आ जाएगा -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आएगा। यहाँ से आप लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, रब कर दो इसको। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिएगा अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में माइनस का टर्म नहीं आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में आता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी आपका आया है 13.6 Z²/n², ये आपका क्या है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसी तरह अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। और R का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है। ठीक है, NH²H²0 अपॉन πmZe², उसका R का वैल्यू आप लोग पुट कीजिएगा यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा किसका एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व कीजिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में माइनस का साइन होता है, वहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा, माइनस साइन वहाँ पर नहीं होगा, नीचे में काइनेटिक एनर्जी में मैंने माइनस दे दिया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस में होता है। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप लोग टोटल एनर्जी निकालिएगा, अगर आप टोटल एनर्जी देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा -2 इंटू 13.6 Z²/n²। ये किसका एक्सप्रेशन है, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। टोटल एनर्जी कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, टोटल एनर्जी जो होता है वो सम क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी किसका सम होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ से टोटल एनर्जी आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी जैसा का तैसा, तो यहाँ से आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। देयरफॉर टोटल एनर्जी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस, क्योंकि ये -2 काइनेटिक एनर्जी है, इसमें से एक काइनेटिक एनर्जी है तो माइनस बचेगा। देयरफॉर टोटल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन क्या आएगा, टोटल एनर्जी का भी आपका एक्सप्रेशन आ गया -13.6 Z²/n²। ठीक है, ये सारा को आप नोट कीजिए। उसके बाद मैं आपको सारा फार्मूला क्या कर देता हूँ यहाँ पर बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे सेल के लिए कितना आता है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने रेडियस निकाला था, तो R आया था, कितना आया था n² H²/0 अपॉन 4 पाई m पाई ZE², यही आया था n²H²0 अपॉन n²H²0 अपॉन πmZe²। ठीक है, उसके बाद और इसी को हम लोग सॉल्व किए थे तो कितना वैल्यू आया था 0. ये आपको याद रखना है 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम में, ये आपको याद रखना है। ये किसका था, ये हमारा था रेडियस हम लोग निकाले थे, ये पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग वेलोसिटी निकाले थे, वेलोसिटी क्या आया था वहाँ पर लिखा है साइड में देखिए E²Z अपॉन 2NH∈0, सारा कांस्टेंट को अगर का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड में इसका वैल्यू आएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाला, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 13.6 इंटू Z²/n²। ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने क्या निकाला पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी आ गया -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसी का वैल्यू अगर आप लोग पुट कीजिएगा तो आ जाएगा -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 13.6 Z²/n²। और टोटल एनर्जी हमारा क्या आया था, और टोटल एनर्जी हमारा क्या आया था, टोटल एनर्जी हमारा आया था माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का भी फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, -13.6 इंटू Z²/n²। और ये वैल्यू किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। सारा वैल्यू किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और सारा का डेरिवेशन भी मैंने आपको बताया। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं एनर्जी का। चलिए सपोज हमको निकालना है, क्वेश्चन है 1-2 मैं निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग निकाल लीजिएगा। कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी फॉर फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं टोटल एनर्जी निकाल के बताता हूँ, आप लोग कोई भी एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के पास वाला जो सेल होता है, के सेल होता है, उसके पास मिनिमम एनर्जी होता है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ता जाएगा, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे निकाल के। बताइए हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फर्स्ट सेल के लिए बोला है तो N बराबर कितना हो जाएगा, 1। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है टोटल एनर्जी का, -13.6 Z²/n²। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा हमारा -13.6, Z का वैल्यू भी 1 का स्क्वायर, N का वैल्यू भी 1 का स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी हमारा आ जाएगा -13.6 और 1 क्या हो जाएगा, कटिए जाएगा, 13.6 आ जाएगा। टोटल एनर्जी कितना आ गया, 13.6। कहने का मतलब ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है, मतलब किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो अगर इसका जो फर्स्ट सेल देखिएगा, ये जो हमारा के सेल है, के सेल का हमारा एनर्जी होता है -13.6। मैंने बताया था आपको बहुत ही कम एनर्जी होता है, और माइनस में कितना हुआ 13.6। अगर इसी के जगह पे फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल बोल दिया है, एंड सेकेंड सेल के लिए भी निकालना है, सेकेंड सेल। तो अगर आप सेकेंड सेल के लिए निकालिएगा तो सेकेंड सेल के लिए क्या क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू कितना हो गया 1, क्योंकि हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन है। और N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। पुट कीजिए कितना आ रहा है, तो आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा, टोटल एनर्जी आपका आ जाएगा -13.6 Z² Z मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन N 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी आपका आ जाएगा -13.6 1/4। कहने का मतलब 13.6 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो इससे कम ही आएगा। इससे क्या आएगा, कम आएगा। मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका टोटल एनर्जी समथिंग आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा लगभग। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -3.4। कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा, -3.4। तो इसके नेक्स्ट वाला जो सेल होगा, इसके नेक्स्ट वाला जो सेल होगा, ये सेल जो होगा, इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, -3.4। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एनर्जी कम होता जाएगा। और इस तरह से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड मतलब होता है किसके लिए हम निकाल रहे हैं, किस एलिमेंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, किसके लिए भी निकालेंगे, सब सोडियम के लिए निकाल रहे हैं। तो जेड कितना हो जाएगा 10। और एन मतलब होता है सेल नंबर, किस सेल के लिए निकालने हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकाले तो फर्स्ट सेल के लिए, के सेल के लिए निकाले तो एन का वैल्यू 1 रखें। और एल सेल सेकंड सेल के लिए निकालेंगे, एल सेल के लिए तो एन का वैल्यू कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। एन का वैल्यू कितना लिखेंगे, 2। ये कौन सा सेल है, एल सेल है। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।
सकते हैं। यही बोर्ड ने कैलकुलेट करके बताया था कि यहाँ पर देखिए जो न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियस के पास वाला सेल होगा, न्यूक्लियस के पास वाला ये जो फर्स्ट सेल होगा उसके पास मिनिमम एनर्जी होगा और उसके बगल वाला सेल के पास मतलब एनर्जी बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है सेल का, ठीक है। और किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व करेगा तो ना एनर्जी का लॉस करता है ना एनर्जी का गेन करता है। अगर के सेल से एल सेल में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी का गेन करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनिमम एनर्जी है, यहाँ पर इससे यहाँ पर बहुत कम एनर्जी -13.6 है, यहाँ पर -3.4 है, यहाँ पर 13.6 है, यहाँ पर 3.4 है। अगर इसको डिफरेंस इसका निकालिएगा तो आप लगभग 10 आएगा। एनर्जी कितना आएगा? 10 आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग आपका एनर्जी डिफरेंस आएगा। तो इतना एनर्जी इसको चाहिए इस सेल में जाने के लिए। तो एनर्जी चाहिए ज़्यादा कि नहीं चाहिए हैं? ये इस सेल में एनर्जी कम है, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कम एनर्जी होगा, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कम एनर्जी होगा और इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा। तो इस सेल से इस सेल में जाने के लिए एनर्जी का गेन करना होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है एनर्जी का लॉस गेन होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है दूसरे सेल में, ठीक है। हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का लॉस करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी का गेन करेगा, ठीक है। तो ये सारा आज था बोर एटॉमिक मॉडल पे आज का सारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस पे आप लोग सवाल लगा सकते हैं, ठीक है, डीपीपी से और ये जिस भी कोचिंग में आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ से या बुक से भी आप लोग एनसीईआरटी सब में भी सवाल दिया होगा तो उससे भी आप लोग सवाल लगा सकते हैं। जेई में, नीट में, मेंस में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फार्मूला पे। आपको सिर्फ फार्मूला रखना है, याद रखना है। आपको मैंने कंक्लूड कर दिया था सारा फार्मूला, ठीक है। और पढ़ते रहिए। थैंक यू।